नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल। ये हमारे आज के टॉप 5 क्वेश्चन है। बीएसएफ दिखाई दे रहा है, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब सुरक्षा बल हैं हमारे देश के। वो देखें हम लोग क्यों चर्चा में है। सरना धर्म बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय पौष्टिक धान्य वर्ष, डीन जोन्स, और अंतिम प्रश्न है इसमें नोबेल पुरस्कार एक बार फिर से पुनः चर्चा में। हालांकि कोई प्राइज अभी बांटे नहीं गए हैं, लेकिन क्यों चर्चा में वो हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। सबसे पहले इनकी चर्चा कर लें। ध्यान रखना, इन तीनों सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा की अगर चर्चा करें तो उससे हटाए जाने का फैसला सरकार ने लिया है। चूंकि ये तीनों जो सुरक्षा बल हैं, अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्स हैं, ये अभी तक देश में अंदर जो आंतरिक स्थिति अगर कहीं गड़बड़ हो जाती थी, इंटरनल सिक्योरिटी कहीं ठीक नहीं थी देश में, तो वहां इन सेनाओं को लगाया जाता था। इसके अलावा देश में चुनाव कराने की जिम्मेवारी भी इन सेनाओं की होती थी, यानी कि इन सेनाओं का उपयोग अभी तक क्या है, इन सुरक्षा बलों का उपयोग देश में चुनाव कराने को लेकर भी किया जाता था। लेकिन हाल ही में हमारी होम मिनिस्ट्री ने तय किया है कि बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी को अब इंटरनल सिक्योरिटी के मामले से हटाया जाएगा और देश में चुनाव और इंटरनल सिक्योरिटी का जो मामला देखेगी अब वह देखेगी सीआरपीएफ। तो आइए एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं डिटेल में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, अभी जो हाल ही में चर्चा में चल रही है। अगर बीएसएफ की इसमें सबसे पहले बात की जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में बोलेंगे इसे सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, ये भी याद रखिए, इसमें सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1965 में हुई थी, 1965 में। और ध्यान रखना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, तो न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर हो जाएगा और 1965 में इसकी स्थापना हो जाएगी। जिम्मेवारी क्या है इसके पास, क्या काम करती है वो देख लीजिए। तो पाकिस्तान से लगने वाली लगभग 3300 किलोमीटर की सीमा, 3300 किलोमीटर की सीमा, प्लस इसके साथ साथ बांग्लादेश से लगने वाली 4096 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर की जो सीमा है, उन सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है बीएसएफ। ये प्रश्न पीएससी के प्रीलिम्स में एक बार आ चुका है, ध्यान रखना, कि किस देश की सीमाओं पर बीएसएफ सिक्योरिटी करता है। तो पाकिस्तान से लगने वाली लगभग 3300 किलोमीटर की सीमा प्लस बांग्लादेश के साथ लगने वाली 4096 किलोमीटर की सीमा की जिम्मेवारी बीएसएफ की है। और बांग्लादेश से सबसे ज्यादा सीमा भारतीय राज्यों की लगती है। यह भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न भी आ चुका है, ध्यान रखना। सेकंड की अगर बात की जाए आईटीबीपी, ठीक है, तो आईटीबीपी हो जाएगा इंडियन तिब्बत, ये हो जाएगा इंडिया तिब्बत हो जाएगा, बॉर्डर पुलिस हो जाएगा, तो बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। इसे बोल देंगे भारत तिब्बत पुलिस बल। ठीक है, हिंदी में इसका नाम हो जाएगा, या इसे बोलते हैं हम लोग बॉर्डर भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ठीक है, ये भी बोला जा सकता है उसमें। इसकी स्थापना 1962 यानी 1962 में हुई थी। और ध्यान रखना, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में है। तो दोनों, उधर 1965, यहाँ 1962 में इसकी स्थापना न्यू दिल्ली में। इसके पास क्या काम है, क्या जिम्मेवारी है, तो इसकी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना, चीन की जो हमसे सीमा लगती है, वास्तविक सीमा 3488 किलोमीटर के आसपास, उसकी सीमा की जिम्मेवारी आईटीबीपी की है। तो चाइना के साथ लगने वाली वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है वह 3488 किलोमीटर लगभग लंबी है, और चाइना के साथ सुरक्षा का जो जिम्मेवारी है वह आईटीबीपी निभाता है। थर्ड वाली चर्चा बात की जाए, अगर इसमें एसएसबी की चर्चा की जाए, ध्यान रखना, तो एसएसबी की जहां तक बात करें तो पहले तो उसकी स्थापना देख लें। इसको हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में बोलेंगे, ध्यान रखना, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नाम है और हिंदी में भी सशस्त्र सीमा बल। तो इसकी स्थापना तो एक्चुअल में, तो ध्यान रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1963 में हो चुकी थी, यानी इसका गठन 1963 में हुआ था, ये याद रखना है। और इसके पास जिम्मेवारी है नेपाल और भूटान की सीमा की। तो नेपाल से लगने वाली भारतीय सीमा प्लस भूटान से लगने वाली भारतीय सीमा। नेपाल से भारतीय सीमा जो लगती है, ध्यान रखना, बाउंड्री वह लगभग 1751 किलोमीटर के आसपास है, और भूटान से हमारी बाउंड्री लगती है 699 किलोमीटर के आसपास। तो इन दोनों की सीमा सुरक्षा करने का जो काम है वह एसएसबी निभाता है। ये इतनी चीजें आपको याद होना चाहिए। इसमें बीएसएफ निभा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की जिम्मेवारी, सुरक्षा की जिम्मेवारी। आईटीबीपी चाइना के साथ जो बाउंड्री हम लोग करते हैं, शेयर कर रहे हैं, उसकी सीमा सुरक्षा करता है। और लास्ट में एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ लगने वाली सीमाओं की जिम्मेवारी निभाता है। अब इन तीनों सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल से हटा दिया गया है, इन्हें हटाने का फैसला लगभग हो चुका है। तो अब जो नई जिम्मेवारी देश में चुनाव कराने की और इंटरनल सिक्योरिटी अगर कहीं गड़बड़ होती है तो वो मामला देखेगी भारत में सीआरपीएफ। ठीक है, सीआरपीएफ की जहां तक चर्चा की जाए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 में हुई थी, 1939 में, और इसका भी हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। तो अब आने वाले इलेक्शन यानी चुनावों में आपको सीआरपीएफ की टुकड़ी नजर आएगी, या कहीं किसी कारणवश देश का आंतरिक माहौल खराब होता है तो वह जिम्मेवारी भी सीआरपीएफ देखेगी। तो यह था हमारा पहला प्रश्न आज का। सेकंड और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पर आ जाए हम लोग। सरना धर्म बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, ध्यान रखना। उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आ सकते हैं, एमपीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में। क्या है, पहले तो ये देखें हम लोग, सरना धर्म और किस राज्य में मांग की जा रही है ये भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको याद ये रखना है इसमें कि झारखंड में सरना धर्म को लेकर मांग एक बार फिर से बहुत ज्यादा तेज हो गई है। सरना धर्म को ध्यान रखना, जनजातियों का समाज है, उनकी भावनाओं से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब है क्या सरना धर्म वो देख लीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि पूरे देश में लगभग आदिवासियों की संख्या कितनी है। तो लगभग पूरे देश की अगर चर्चा की जाए तो 10 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है। 10 करोड़ आदिवासियों में ये याद रखना, आपको ध्यान रखना, ये पुराने समय से यानी कि कई प्राचीन काल से ये पूजा करते आए हैं प्रकृति की, ठीक है। तो ये प्रकृति की पूजा करते हैं, ये चीज भी इसमें याद रखना है। प्रकृति के अंतर्गत ये जंगल, ठीक है, जंगल पहाड़, ठीक, जंगल पहाड़ वृक्ष और धरती, ठीक है, इन सभी की ये लगातार पूजा करते आए हैं। तो ये पुराने समय से इनका धर्म है, ध्यान रखना, और इसी को ये अपना धर्म मानते हैं। यानी प्रकृति की पूजा करना ही इनका एक धर्म माना जाता है, और इसी धर्म को नाम दिया गया है सरना धर्म, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान रखना, आईएमपी ये है कि अगर हमारे देश की सेंसस होती है यानी जनगणना अगर होती है तो जनगणना में सभी जनजातियों के लिए, जनजाति से मतलब है कि सभी जातियों के लिए एक अलग कॉलम होता है। जैसे जो लोग हिंदू हैं उसमें हिंदू की श्रेणी में आ जाते हैं, मुस्लिम की श्रेणी में, उनके लिए भी कॉलम बना है, सिखों का बना है, ईसाइयों का भी बना है, इनके अलावा बौद्धों का बना है, जैन बना है, पारसी बना है, और कुछ अन्य जो जातियां हैं उनका भी एक कॉलम बना है। लेकिन इन आदिवासियों का कहना है कि 10 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद भी जनगणना के जो विषय है, प्रपत्र है, ये जनगणना रजिस्टर है, उनमें इनका कोई कॉलम नहीं है। तो या तो इन्हें हिंदुओं के अंतर्गत माना जाता है, या इनका जो धर्म परिवर्तन करके इनको ईसाई बना दिया जाता है। तो लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, इनका मानना ये है कि इनके लिए एक अलग कॉलम जनगणना के प्रपत्र में बनाया जाए, जिससे इनके अधिकारों को जिनसे इनके अधिकार मिल सके। तो इसे ही ध्यान रखना, सरना कोड भी कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आज से कुछ समय पहले अगर 2-3 वर्षों के पहले की चर्चा करें तो ध्यान रखना, झारखंड की सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया था, और कहा गया था कि इनके लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए, यह एक अलग जनजाति है तो इनका जनजाति एक अलग कॉलम जनगणना प्रपत्र में बनाया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। अब आइए देखें कि सरना कोड की मांग क्यों उठी है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, 2-3 नंबर के प्रश्न के लिए यह आ सकता है। तो सरना कोड की मांग क्यों की गई है वह देख लें हम लोग, ठीक है। सरना धर्म क्लियर है आप सभी को, प्रकृति की पूजा, आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली प्रकृति जैसे कि जंगल, पर्वत, पहाड़, नदी और धरती की पूजा को ही सरना धर्म कहा जा रहा है। मांग इसलिए उठी है कि मैंने अभी बताया आपको कि देश में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, उनकी इतनी जनसंख्या है, और जनगणना में इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट कॉलम नहीं है, कोई विशेष कॉलम नहीं है कि इन्हें आदिवासियों के एक कॉलम है उसके सामने टिक कर दिया जाए या उनको उस कॉलम में रखा जाए। तो या तो क्या करते हैं हम लोग जनगणना में, जब जनगणना होती है हमारे देश की, तो या तो इन्हें हिंदुओं के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है, या फिर इन्हें रखा जाता है ईसाइयों के अंतर्गत। तो हिंदू या ईसाइयों के अंतर्गत रखने के कारण कहीं ना कहीं इनकी जो संस्कृति है उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ रहा है, और ये धीरे धीरे विलोपित होने लगे हैं। तो इसलिए यह मांग लगातार उठती जा रही है कि इनके लिए जनगणना प्रपत्र में अलग कॉलम होना चाहिए। 1960 में सरकार ने एक कमीशन बनाया था भारत में, ढेबर, ठीक है, ढेबर कमीशन, और ढेबर कमीशन ने, ध्यान रखना, 1960 में इनकी जो तुलना है वह इंडिजिनस के से की थी, ठीक है। इंडिजिनस भारत की एक बहुत पुरानी जनजाति है, ध्यान रखना, बल्कि इवन विश्व की भी पुरानी एक जनजाति है। तो ढेबर कमीशन 1960 के द्वारा इन्हें इंडिजिनस के समकक्ष माना गया था, और कहा गया था कि इनकी उत्पत्ति इंडिया से ही हुई है और इन्हें इंडिया के जनगणना में स्थान मिलना चाहिए। यह मांग अब लगातार जोर इसलिए भी पकड़ती जा रही है कि इन लोगों का मानना है, यानी आदिवासियों का यह मानना है कि भारत में इनसे कम जनसंख्या बौद्धों की है, ठीक है, इनसे जो कम जनसंख्या है वो जैन की है, इनसे कम जो जनसंख्या है वो पारसी लोगों की है। तो जब इनका जनगणना कॉलम में एक अलग ही कॉलम होता है प्रपत्र में, तो फिर आदिवासियों का एक अलग कॉलम क्यों नहीं बनाया गया है।
तो इस अलग कॉलम को बनाने को लेकर झारखंड और विश्व देश भर के पूरे आदिवासियों ने एक मांग पकड़ ली है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इनकी अगर कुछ संस्कृति की बात की जाए, अगर आदिवासियों की कुछ महत्वपूर्ण संस्कृति की बात की जाए तो उसमें दो चीज बहुत आईएमपी है, वो याद रखिएगा। एक मुड़मा जात्रा है, ठीक है, जात्रा यानी मेला होता है, तो एक मुड़मा जात्रा हो जाएगा इसमें, और एक याद रखिए इसमें सरहुल, ठीक है, सरहुल इनके द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। यह जो मेला लगता है, जात्रा यानी मेला, यह मुड़मा जो जात्रा मेला लगता है यह झारखंड में इस गांव के नाम पर लगता है, ध्यान रखना। तो ये झारखंड में एक गांव है जो कि रांची से 28 किलोमीटर दूर स्थित है। तो झारखंड की कैपिटल से 28 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है, उस गांव का नाम मुड़मा है, और यहाँ इनका विशेष एक पर्व प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखना, यह जो पर्व है यह दशहरे के 10वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो दशहरे के यानी कि विजयदशमी के 10वें दिन इस पर्व को मनाया जाता है इनके द्वारा। और अगर इसकी चर्चा की जाए सरहुल, यह इनके द्वारा मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है सरहुल। और ध्यान रखना, यह इसे आदिवासियों का त्योहार भी कहा जाता है। यह जो त्योहार है यह झारखंड, ठीक है, एक तो झारखंड की चर्चा कर ही रहे हैं, झारखंड के अलावा यह ओडिशा के अलावा बंगाल, और बंगाल के अलावा यह मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आसपास भी मनाया जाता है। तो इन लोगों का जो प्रमुख पर्व है वह सरहुल पर्व है। इस पर्व में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट यह है कि चैत्र माह में मनाया जाता है, ठीक। तो चैत्र माह में मनाया जाने वाला सरहुल पर्व आदिवासियों का प्रमुख पर्व है, और इस पर्व को नए साल का प्रतीक माना जाता है कि यह पर्व नए वर्ष का प्रतीक है, यानी कि यहां से इनका न्यू ईयर, नववर्ष प्रारंभ होता है। और यहाँ सरहुल का अगर अर्थ पूछा जाए तो ध्यान रखना, सरहुल का अर्थ होता है साल की पूजा। साल यानी एक वृक्ष होता है साल, उस साल की पूजा यानी होता है सरहुल। अगर इसको महाभारत की एक किंवदंती से जोड़ा जाए तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जो आदिवासी जनजातियां हैं, मुख्य रूप से हम लोग बात कर रहे हैं आदिवासियों की, तो ये कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ था तो ध्यान रखना ये कौरवों की तरफ से लड़े थे, और कौरवों की तरफ से लड़ते हुए ये शहीद हुए थे, यानी कि कई सारे आदिवासी उसमें खत्म हो गए थे। तो जब इनकी पहचान की गई तो इन्हें साल के वृक्ष जो है उसके पत्तों से ढक दिया गया था, यानी कि इनके जो शव हैं, इनकी जो मृत देह है, उस देह को साल के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं बड़े, उनसे ढक दिया गया था ताकि इनकी अलग ही पहचान की जा सके। इसलिए यह सरहुल का पर्व भी मनाया जाता है, ऐसी एक कथा भारत में प्रचलित है। अगर मध्य प्रदेश की चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनमें गोंड, भील और बेगा और कई सारी जनजातियां मध्य प्रदेश में भी हैं। अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति की चर्चा की जाए तो भील जनजाति है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह था हमारा सरना धर्म वाला प्रश्न। उम्मीद करें कि ये क्लियर हो गया होगा आपको सारी कहानी इसकी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अंतरराष्ट्रीय पौष्टिक धान्य वर्ष, तीसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है, अंतरराष्ट्रीय पौष्टिक धान्य वर्ष। ध्यान रखना 2023 में सन 2023 को अंतरराष्ट्रीय पौष्टिक धान्य वर्ष मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है, और इसके लिए सिफारिश भारत सरकार के द्वारा की गई थी। क्योंकि भारत सरकार यानी कि इंडिया में हमारे यहाँ मोटा अनाज की एक बड़ी जो फसल है वह एक बड़े स्तर पर होती है, लेकिन हरित क्रांति से बाद में इसका कई हेक्टेयर यानी कि जो बोए जाने वाला क्षेत्र है वह लगातार घटता जा रहा है। इसलिए मोटा अनाज की फसलों पर ध्यान देने के लिए 2023 को अंतरराष्ट्रीय पौष्टिक धान्य वर्ष मनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है, और यह फैसला ध्यान रखना भारत सरकार की सिफारिश पर किया गया है। अगर मोटा अनाज की बात की जाए तो इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें होती है वह याद रखिए आप। तो इसमें मक्का के अलावा जौ के अलावा ज्वार, ठीक है, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा और रागी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण फसलें हैं जिन्हें हम लोग मोटा अनाज मानते हैं। अगर मोटा अनाज की चर्चा की जाए और प्रदेशों की चर्चा की जाए तो मुख्य रूप से किन प्रदेशों में मोटा अनाज होता है, तो उसमें सबसे पहले होता है मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें मोटा अनाज एक बड़े स्तर पर होता है। अगर फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की जाए, हरित क्रांति की चर्चा की जाए, तो हरित क्रांति से पहले ध्यान रखना 3.7 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है, करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इनकी जो बुआई होती थी यानी कि इनका उत्पादन किया जाता था। हरित क्रांति के बाद की अगर चर्चा की जाए, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद की अगर चर्चा की जाए, तो ये जो हेक्टेयर बचा है केवल 1.47 करोड़ हेक्टेयर बचा है, यानी कि 3.5, अगर 4 करोड़ ही इसको मान लिया जाए लगभग, तो 4 में से केवल 1.5 करोड़ भूमि पर ही आज के समय में मोटा अनाज उगाया जा रहा है।
तो इसलिए यह प्रश्न भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इन मोटा अनाज की फसलों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर से कई सारी बीमारियां और हमारे शरीर के लिए कई सारे जो उत्पादक हैं, ध्यान रखना, उनकी वो जो कंप्लीट पूर्ति होती है हमारे शरीर की, वह इन्हीं के कारण हो जाती है, इस मोटे अनाज के कारण। तो इनका उपयोग आजकल कम भी हो गया हमारे देश में, इसलिए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पौष्टिक धान्य वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न दिखाई दे रहा है, डीन जोन्स चर्चा में है बहुत ज्यादा। ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के एक विस्फोटक बल्लेबाज थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डीन जोन्स आजकल चर्चा में, ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में तो पूछ ही सकता है, 1-2 महीने के अंदर जो एग्जाम होंगे उनमें। तो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन थे, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे। ध्यान रखना, अगर इनके ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट के कैरियर की अगर बात की जाए तो इन्होंने वनडे मैच की चर्चा की जाए तो 164 वनडे मैच खेले हैं। ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। और इन्होंने 52 टेस्ट मैच खेले हैं। वनडे में इन्होंने 7 सेंचुरी और टेस्ट मैच में 11 इन्होंने सेंचुरी लगाई है, बस इतना इनके लिए काफी है। तो डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज थे। ध्यान रखना, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने 164 ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल और 52 टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, मैच खेले हैं। इन्होंने वनडे इंटरनेशनल में 7 सेंचुरी और 7 शतक और टेस्ट क्रिकेट में 11 शतक लगाई हैं, ये इसलिए चर्चा में है। आइए अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़े, नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज की चर्चा हालांकि हाल ही में की नहीं गई है, लेकिन ये इसलिए चर्चा में है कि इसकी धनराशि अभी हाल ही में कई गुना बढ़ा दी गई है। तो राशि बढ़ाने को लेकर ध्यान रखना, इनाम की राशि बढ़ाने को लेकर नोबेल पुरस्कार चर्चा में है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 से हुई है, यह भी आपको पता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह फिजिक्स, केमिस्ट्री, यह दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में, लिटरेचर में, पीस, और बाद में 1969 के आसपास जोड़ा गया है इसमें इकोनॉमी। तो यह इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। अभी चर्चा कर रहे हैं आगे। सन 1901 में ध्यान रखना, इसमें पुरस्कार की राशि हुआ करती थी, हम लोग रुपए में बता रहे हैं केवल, तो 12 लाख रुपए के आसपास पुरस्कार की राशि 1901 में हुआ करती थी। इस राशि को बढ़ाया गया 1981 में, 1981 में, और इसे कर दिया गया 81 लाख रुपए। तो पुरस्कार की राशि बढ़कर यहां हो जाती है 81 लाख रुपए। अगर हम लोग इससे बाद में और आगे बढ़े तो सन 2000 में 2000 में पुरस्कार की राशि और बढ़ाई गई और उसे कर दिया गया लगभग 7 करोड़ 29 लाख रुपए। ठीक है, तो 7 करोड़ 29 लाख रुपीस ये 2000 में, सन 2000 में कर दी गई इसकी राशि। लेकिन एक बार फिर से 2011 में इसकी राशि घटा दी गई थी, ध्यान रखना, और घटाने के बाद इसकी राशि शायद लगभग रखी गई थी 64 लाख रुपए के आसपास, लेकिन वो कंफर्म नहीं है, तो उसको कंफर्म आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कि 2011 में कितने राशि थी। अगर 2020 यानी अभी की चर्चा की जाए तो इसकी राशि कई गुना बढ़ाकर अब वर्तमान में कर दी गई है। अगर भारतीय रुपए की बात की जाए तो ये 81 करोड़ रुपए, ध्यान रखना, 81 करोड़ रुपए इस 2020 की धनराशि कर दी गई है। तो ये बढ़ी हुई राशि है, ध्यान रखना। हालांकि यह ब्रिटिश क्राउन या क्राउन में दी जाती है, ये आपको याद रखना है इसमें। और इंपॉर्टेंट यह है कि कितने क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है, तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह दिया जाता है फिजिक्स में, यह दिया जाता है केमिस्ट्री के अंतर्गत, यह दिया जाता है मेडिकल साइंस यानी कि चिकित्सा में। ठीक है, और अगला इसमें हो जाएगा, यह दिया जाता है पीस के क्षेत्र में यानी शांति के क्षेत्र में, और इसके अलावा यह दिया जाता है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के क्षेत्र में, और यह दिया जाता है इसके अलावा इकोनॉमी के क्षेत्र में। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार सन 1901 से प्रारंभ हुए, और आपको मालूम ही है उनके बारे में कि किनके सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। यह प्रश्न आप लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो आपको आज के प्रश्न में लिखना है आज का आंसर कि नोबेल पुरस्कार किसके सम्मान में दिए जाते हैं, और जिनके सम्मान में दिए जाते हैं उन्होंने किस चीज की सबसे महत्वपूर्ण खोज की थी जिसके लिए पूरे विश्व में यह पुरस्कार बांटे जाते हैं। और आप यह भी उसमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं कि पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, इकोनॉमी को किस वर्ष से इसमें सम्मिलित किया गया है कि इकोनॉमी में कब से यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे आज के टॉप 5 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। मुलाकात होती है एक नए वीडियो में करंट अफेयर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।